हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वाइंडिंग। वाइंडिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को पता है कल एचएसएससी ने सीईटी प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप सभी ने अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा और ये चेक कर लिया होगा कि कौन क्वालिफाइड है वो या फिर कौन नॉन क्वालिफाई है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप एएलएम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने स्कोर कार्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो अगर आप एएलएम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि अब की बार तो है 10 गुना बच्चों को प्रीलियम इसमें मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाने वाला है, 10 गुना को। और पोस्ट इतनी निकलने वाली है कि 10 गुना अगर बच्चे भी हम काउंट करेंगे तो बच्चे नहीं मिलेंगे मेंस के लिए पूरे। लेकिन जो बच्चे एसए की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो एक ही है, मान लो एएलएम के लिए भी वही एग्जाम आएगा, एसए के लिए भी वही एग्जाम आएगा। लेकिन एसए की जो 10 गुना के बच्चे होंगे वो कम होंगे, क्योंकि एसए की पोस्ट निकलती है कम और एएलएम की पोस्ट निकलती है ज़्यादा, इसलिए एसए की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है मेंस के एलिजिबल एग्जाम के लिए। जो बच्चे एलिजिबल होंगे मेंस के एग्जाम के लिए वो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है एसए के लिए। लेकिन एएलएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एएलएम की के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वालिफाई भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। और कुछ बच्चों ने क्या है, जब एग्ज़ाम दिया था परी का उसी के बाद ना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये सोचे थे जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम तैयारी शुरू करेंगे। तो अब उन बच्चों को ना मुश्किल पैदा होने वाली है उन बच्चों के लिए। क्योंकि जो बच्चे परी का एग्ज़ाम देते ही तैयारी में लग गए थे, वो अब उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और उनका स्कोर भी अच्छा बन रहा होगा अब। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करनी है ना, उनको कम से कम दिन में ना 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई, जिसमें 4 से 5 घंटे तो आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी और 1 या 1 से 2 घंटे आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो 70 नंबर का जो एग्जाम में आएगा वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से पूछा जाएगा 70% भाग, और 10% भाग जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा। और 20% में अन्य सब्जेक्ट आएंगे जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, वहाँ से जो है 20% का पार्ट होगा। लेकिन 70% पार्ट जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 से 5 घंटे तो आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़नी ही होगी दिन में। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने पहले से ही तैयारी स्टार्ट की हुई है उनका जो है अब स्कोर अच्छा बन रहा है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम देते ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। और आपको ये भी पता है हमने इस चैनल पर जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो एक क्लासेस चलाई हुई है, इसमें केवल ना 4 से 5 ही चैप्टर बाकी है हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बस 4 से 5 चैप्टरों की थ्योरी बची हुई है। और जैसे ही हम ये 4 से 5 चैप्टरों की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्या है एमसीक्यू की सीरीज लाने वाले हैं आपके लिए। फिर हम करेंगे क्लासेस में एमसीक्यू क्वेश्चन, और वो भी हम जो है चैप्टर वाइज ही करने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि मिक्स करेंगे, जैसे कोई 2 सवाल वाइंडिंग से आगे 2 सवाल ट्रांसफार्मर से, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे हम क्लास करेंगे, एक क्लास जो है पूरी ट्रांसफार्मर की होगी, एक क्लास में हम पूरा इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, एक क्लास में हम वाइंडिंग पढ़ लेंगे। ऐसे हम जो है एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं आपके लिए। और अभी हमारा केवल 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं वाइंड इसके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। इलेक्ट्रॉनिक जो है अलग है। अगर पहले जब सिलेबस देगी ना एचएसएससी, अगर सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट आता है फिर हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी पढ़ लेंगे। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछली बार सिलेबस दिया गया था एचएसएससी के द्वारा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट को नहीं दिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक भी एग्जाम में आएगी। और एग्जाम में भी ना केवल 2 ही सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक से केवल 2 सवाल पूछे गए थे 70 में से। तो 2 सवाल कोई ज़्यादा नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट होता है ना वो भी थोड़ा बड़ा है, 8 से 9 चैप्टर आते हैं उसके अंदर, और केवल 2 ही सवाल पूछे गए थे। और सिलेबस में नहीं बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक भी आएगी एग्जाम में। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट जो है अभी भी नहीं आएगा इस बार भी। लेकिन जो एएलएम 2019 का एग्ज़ाम हुआ था ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट पूछा गया था। लेकिन जो एएलएम एसए 2024 का एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर केवल 2 सवाल पूछे गए थे 70 में से इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से। इसलिए जब सिलेबस आएगा ना उसी के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, अगर सिलेबस के अंदर आती है तो। अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं बताते हैं सिलेबस के अंदर तो हम इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से ही सवाल बनने वाले हैं अब की बार फिर। और मैंने आपको बता दिया है 4 से 5 जो है चैप्टर हमारे बाकी है, उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, इस बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं।
आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग के बारे में। और वाइंडिंग होती क्या है, जब हम किसी कंडक्टर को, किसी तार को छल्लाकार लपेट देते हैं किसी कोर के चारों तरफ, या फिर किसी स्लॉट के अंदर कोयल बनाकर उसके अंदर रख देते हैं स्लॉट के अंदर, और या फिर कोयल के चारों तरफ लपेट देते हैं। क्यों? ताकि उसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। उसी को हम वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग किस लिए यूज की जाती है? ताकि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है। वाइंडिंग के द्वारा हम टॉर्क भी जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि हम मोटर में करते हैं। मोटर में हम वाइंडिंग जो है टॉर्क को जनरेट करने के लिए करते हैं, और ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को हाई और डाउन करने के लिए, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर के अंदर हम ईएमएफ जनरेट करने के लिए वाइंडिंग करते हैं। इतना जो है आप सभी को पता है। वाइंडिंग जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है फील्ड वाइंडिंग, और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग आगे दो प्रकार की होती है। एक होती है क्लोज्ड वाइंडिंग, एक होती है ओपन वाइंडिंग। क्लोज्ड वाइंडिंग जो है डीसी मशीनों के अंदर की जाती है, ओपन वाइंडिंग एसी मशीनों के अंदर की जाती है। और एक बात का अभी तक आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको आर्मेचर अल्टरनेटर के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एसी मशीन होती है, जैसे अल्टरनेटर हो गया, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर की जाती है। किसके ऊपर की जाती है? स्टेटर के ऊपर की जाती है। और जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग रोटर के ऊपर की जाती है। इस बात का आपको ध्यान होगा अभी तक। ठीक। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एसी मशीनों में स्टेटर पर की जाती है, और जो डीसी मशीनें होती हैं उनके अंदर रोटर पर की जाती है। और ऐसा ही फील्ड वाइंडिंग के कंडीशन में होता है। फील्ड वाइंडिंग एसी मशीनों में रोटर पर की जाती है, और डीसी मशीनों में स्टेटर के ऊपर की जाती है। अब आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं वाइंडिंग वायर, यानी कि जिस तार का इस्तेमाल किया जाता है वाइंडिंग करने के लिए, वो कौन कौन सी होती है। जैसे सबसे पहले सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि जब हम वाइंडिंग करते हैं ना, कौन सी तार को प्राथमिकता देते हैं? हम देते हैं कॉपर की वायर को। कॉपर की वायर की वाइंडिंग सबसे अच्छी होती है। अगर हमारे पास कॉपर की वायर नहीं है तो हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की वाइंडिंग जो है जल्दी जल जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हम कॉपर की वाइंडिंग को प्राथमिकता देते हैं। जब भी हम दुकान पे कहीं पंखा या फिर कूलर लेने जाते हैं, तब हम क्या पूछते हैं उससे कि मोटर जो है कॉपर में बांधी हुई है या फिर एल्यूमिनियम में। तो जो कॉपर की वाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। और कौन कौन सी तारों का इस्तेमाल करते हैं? सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर का, डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर का, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, और पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी इस्तेमाल होती है? वो होती है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। सबसे ज्यादा जो वाइंडिंग होती है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की जाती है। और जो पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर होती है, इसका इस्तेमाल समर्सिबल पंप की मोटरों में किया जाता है। यानी कि जो समर्सिबल पंप होते हैं उनके अंदर कौन सी तार का इस्तेमाल किया जाता है वाइंडिंग करने के लिए? पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है वाइंडिंग करने के लिए समर्सिबल पंप के अंदर। आगे है टर्म्स रिलेटेड टू डीसी वाइंडिंग, यानी कि जब हम डीसी वाइंडिंग करते हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले क्या है? टर्न। जब हम किसी कंडक्टर का कोई एक छल्लाकार लपेट लगा देते हैं इस तरीके से, ये होता है एक टर्न। ये क्या होता है? एक टर्न होता है। और जब हम उसी कंडक्टर के बहुत सारे टर्न बना देते हैं तो उसको कहते हैं एक कोयल। क्या कहते हैं? एक कोयल। और जब हम कई कोयलों को मिलाकर, जब हम काफी कोयलों को मिला देते हैं तब एक वाइंडिंग बनकर तैयार हो जाती है। इतना समझ आ गया होगा। टर्न किसे कहते हैं? एक छल्लाकार लपेट को हम एक टर्न कहते हैं। और काफी जब छल्लाकार लपेट हो जाती है उसको एक कोयल कहते हैं। और जब हम काफी कोयलों को मिला देते हैं तो एक वाइंडिंग बनकर तैयार होती है। टर्न और कोयल आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्टिव साइड, यानी कि सक्रिय भुजा क्या होती है। देखिए, वाइंडिंग होती है इस प्रकार से, यानी कि मान लीजिए ये एक कोयल है। ये क्या है? ये एक कोयल है। इस कोयल का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं एक्टिव साइड। एक्टिव साइड जो है स्लॉट के अंदर रहती है। जो आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर रहती है एक्टिव साइड, और इसी के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो पैसिव साइड कौन सी होती है? पैसिव साइड देखिए, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को कहते हैं हम पैसिव साइड।
और ये पैसिव साइड जो है स्लॉट के बाहर रहती है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। इस बात का भी आपको पता रहना चाहिए कि जो एक्टिव साइड कौन सी होती है और पैसिव साइड कौन सी होती है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे ना इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जो एक्टिव साइड है ये वाली होती है और पैसिव साइड आपको बताया ये वाली होती है। एक्टिव साइड स्लॉट के अंदर रहती है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। पैसिव साइड स्लॉट्स के बाहर रहती है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जाता है। ठीक है, एक्टिव साइड और पैसिव साइड। कोयल लीड की बात करें, कोयल लीड कौन सी होती है? देखिए जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है नीचे वाला, देखिए जो ये यहाँ पर है ना ये वाला, ये भी पैसिव साइड है, ये भी क्या है, ये भी पैसिव साइड है। लेकिन जो ये नीचे वाला जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है ये होती है कोयल लीड। कोयल लीड जहां से हम काफी कोयलों को कनेक्ट करते हैं, कोयल लीड से ही कनेक्ट किया जाता है। आगे क्या है? आगे है कोयल ग्रुप। कोयल ग्रुप क्या होता है? जब हम काफी कोयलों को मिलाकर एक वाइंडिंग बना देते हैं तो उसको कोयल ग्रुप कहते हैं। जो कोयल ग्रुप है ना वो 3 कोयलों से मिलकर बनती है। 3 कोयल से मिलकर एक कोयल ग्रुप बनता है। और कोयल ग्रुप कैसे निकालते हैं? जैसे फेजों की संख्या बटा में पोलों की संख्या, यानी कि पोल कितने हैं उस मोटर के अंदर, कितने फेज हैं और कितने उसके अंदर पोल हैं। ये फॉर्मूला हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कोयल ग्रुप को निकालने के लिए। कोयल ग्रुप को निकालने के लिए फेजों की संख्या बटा में पोल की संख्या, और 3 कोयलों से मिलकर जो है एक कोयल ग्रुप बनता है। आगे समझते हैं पोल पिच क्या होता है। पोल पिच के बारे में अगर आपको याद है, अगर आपने अल्टरनेटर वाला चैप्टर पढ़ा है तब मैंने आपको जो है पोल पिच के बारे में पढ़ाया हुआ है कि शॉर्ट पिच क्या होती है, फुल पिच क्या होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए पहले हम समझते हैं पोल पिच क्या होता है। जब 2 पोलों के बीच में हम कितनी दूरी पर उस वाइंडिंग को रखते हैं ये हमें पोल पिच बताता है। यानी कि 2 लगातार विपरीत पोल के बीच की 2 लगातार, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इन दोनों के पोल के बीच में कितने स्लॉट्स हैं ये हमें बताता है पोल पिच। देखिए जैसे वाइंडिंग होगी इस तरीके से, तो इसके बीच में जो ये दूरी है ना इसको बताता है पोल पिच। कौन बताता है? पोल पिच। यानी कि 2 लगातार विपरीत पोल के बीच की दूरी, लगातार कौन सा है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दोनों लगातार पोल हैं, और विपरीत भी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इनके बीच में कितने स्लॉट्स हैं ये हमें बताता है पोल पिच। इसलिए इसको निकाला जाता है इस तरीके से, आर्मेचर के स्लॉट बटा में पोल। स्लॉट बटे पोल करके हम जो है पोल पिच को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को पोल पिच समझ आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं कोयल पिच क्या होती है। क्या? कोयल पिच यानी कि एक कोयल की दोनों साइडों के बीच की दूरी, दोनों एक्टिव साइडों के बीच की दूरी। देखिए एक कोयल तो ये होगी, एक कोयल ये है। अब इस कोयल की दोनों एक्टिव साइड कौन सी है? मैंने आपको बताया इस कोयल की दोनों एक्टिव साइड, एक साइड तो ये होगी और एक साइड ये होगी। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये वाली, इसको कहते हैं कोयल पिच। क्या कहते हैं? कोयल पिच। अब कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये है कि कोयल पिच भी ये होती है और पोल पिच भी यही होती है, तो इनके बीच में अंतर क्या है? देखिए अगर जहां पर फुल पिच होगी, जहां पर फुल पिच होगी तो वहां पर कोयल पिच और पोल पिच का मान सेम रहता है। कोयल पिच और पोल पिच में कोई अंतर नहीं है अगर हम फुल पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो डीसी मशीनें होती हैं, डीसी मशीनों में कभी भी ना तो शॉर्ट पिच का इस्तेमाल किया जाता है ना लॉन्ग पिच का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मशीनों में हमेशा फुल पिच का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डीसी मशीनों के अंदर कोयल पिच का मान और पोल पिच का मान बराबर रहता है। कोयल पिच का मान और पोल पिच का मान बराबर रहता है, क्योंकि उसके अंदर ना तो शॉर्ट पिच का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही फुल पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका इस्तेमाल कहाँ पर? एसी मशीनों में कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच होता क्या है, देखिए वो आपको बताता हूं। देखिए फुल पिच तो ये हुआ, देखिए मान लीजिए यहाँ पर नीचे क्या है,
यहाँ पर लगा हुआ है एक कम्यूटेटर। कम्यूटेटर नहीं, हम स्लॉट्स मानते हैं, जो आर्मेचर के जो स्लॉट्स होते हैं। अब ये जो पहले एक कोयल का पहला जो सिरा है ये 1 नंबर के स्लॉट में रखा गया है, और जो ये दूसरा सिरा है ये 5 नंबर के स्लॉट्स में रखा गया है। किसमें? 5 नंबर के स्लॉट में रखा गया है। और ये हम मान लेते हैं ये फुल पिच है। क्या मान रहे हैं? ये फुल पिच है। तो शॉर्ट पिच क्या होगी? शॉर्ट पिच ये होगी कि हमने जो दूसरा सिरा है इसका ये वाला, इसको 5 की बजाय 4 नंबर के स्लॉट में रख दिया। इसको 5 की बजाय हमने 4 नंबर के स्लॉट में रख दिया दूसरे सिरे को, तो ये बन जाएगी शॉर्ट पिच। क्या बन जाएगी? शॉर्ट पिच। मुझे लग रहा है कि आप सभी जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा तो मेरे को ये समझ आने शुरू हो गया था। इसलिए आप घबराइएगा मत, इसको ध्यान से देखते रहिए, और 2-3 बार जब आप इसकी रिविजन करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या कहा? शॉर्ट पिच कौन सी होती है? अगर हमने इस एक कोयल की दूसरी एक्टिव साइड को 5 नंबर की बजाय 4 नंबर के स्लॉट में डाल दिया तो ये बन गई शॉर्ट पिच। तो लॉन्ग पिच क्या होगी? लॉन्ग पिच होगी अगर हमने इस दूसरी एक्टिव साइड को 5 की बजाय 6 नंबर के स्लॉट में डाल दिया तो ये बन जाएगी लॉन्ग पिच। लॉन्ग पिच। और इस कंडीशन में जो है कोयल पिच का मान और पोल पिच का मान बराबर नहीं होगा। कोयल पिच का मान और पोल पिच का मान हमेशा फुल पिच में ही बराबर रहेगा, ना कि शॉर्ट पिच में, क्योंकि शॉर्ट पिच में कितना आएगा? कम रह जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 रह जाएगी ये तो कोयल पिच तो। और पोल पिच तो उतनी रहेगी। पोल थोड़ी आगे पीछे हम सरका सकते हैं, हम तो कोयल को ही आगे पीछे डाल सकते हैं। ये थोड़ी है पोल को उठाकर आगे रख देंगे। पोल तो जब हम संरचना करते हैं किसी रोटर की तभी पोल को जचा दिया जाता है वहां पे, इसलिए हम पोल को आगे पीछे नहीं कर सकते, कोयल को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 में से गया 3, यानी कि 3 तो रहेगी यहाँ पर कोयल पिच। और पोल पिच कितनी है? पोल पिच तो अभी भी 4 ही है। उसी कंडीशन में ये देख लीजिए, हमने कोयल को अगर लॉन्ग पिच में लंबा रख दिया, यानी कि 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5 तो हमने इसके अंदर कोयल पिच बना दी। पोल पिच तो उतनी रहेगी 4 है, पोल पिच थोड़ी बदल जाएगी। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि कोयल पिच का मान क्या होता है। कोयल पिच का मान भी हम जो है स्लॉट बटे पोल से निकालते हैं, स्लॉट बटे पोल से ही निकालते हैं। ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताया कि जो डीसी मशीनें होती हैं, डीसी मशीनों में कभी भी शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके अंदर हमेशा फुल पिच का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को जो है कोयल पिच समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, आपको दोबारा बताएंगे। और एक बार मैंने आपको बता दिया है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, जब आप 2-3 बार इसकी रिविजन करोगे तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं बैक पिच और फ्रंट पिच क्या होती है। बैक पिच और फ्रंट पिच क्या होती है? देखिए, जो ये आपको डायग्राम 1 दिख रहा है ए वाला, ये तो इसमें दिखाया गया है लैप वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? लैप वाइंडिंग के लिए। और जो ये दूसरा बी नंबर डायग्राम आपको दिख रहा है ये वेव वाइंडिंग के लिए दिखाया गया है। जो अल्टरनेटर वाला चैप्टर था मैंने उसके अंदर आपको लैप और वेव दोनों अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। ठीक है, उसको हम दोबारा पढ़ लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जो बैक पिच है और फ्रंट पिच है वो कौन सी होती है। देखिए, इस डायग्राम में आपको ये तीर के निशान दिख रहे हैं। देखिए, बैक पिच क्या होती है? एक एक्टिव साइड की, नहीं सॉरी, एक कोयल की दोनों एक्टिव साइडों के बीच की दूरी। एक कोयल कौन सी है? देखिए, इसमें ये है एक कोयल, ये वाली, ये क्या है? यहां तक है ये एक कोयल। और इस एक कोयल की दोनों एक्टिव साइड कौन सी होती है? एक तो ये है, एक मिनट, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये वाली दूरी, ये होगी बैक पिच। ये क्या कहलाती है? बैक पिच। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? यानी कि एक कोयल की दोनों सक्रिय साइडों के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। तो फ्रंट पिच क्या कहलाती है? देखिए, अब फ्रंट पिच आपको बताता हूं। ये देखिए, जो ये वाली है ना, ये वाली क्या होगी? फ्रंट पिच। यानी कि एक पहली कोयल की दूसरी सक्रिय साइड, पहली कोयल की दूसरी सक्रिय साइड, मेरे शब्दों को आप देखना, पहली कोयल की दूसरी सक्रिय साइड कौन सी है? ये वाली है। पहली कोयल की दूसरी सक्रिय साइड ये है, और दूसरी कोयल की पहली सक्रिय साइड
यानी कि दूसरी कॉइल की पहली एक्टिव साइड है ये वाली। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये कहलाती है फ्रंट पिच। क्या कहलाती है? फ्रंट पिच। उम्मीद है आप सभी को बैक पिच और फ्रंट पिच समझ आ गया होगा। एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे पता है इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन क्या है, एक दो बार जब आप वीडियो को दो या तीन बार देखोगे ना तो समझ आएगी आपको। बैक पिच मैंने क्या बताया? एक कॉइल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी। देखिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये होगी एक कोयल, एक कोयल होगी। अब इस एक कोयल की दोनों एक्टिव साइड कौन सी होती है? इस कोयल की दोनों एक्टिव साइड कौन सी है? एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, और इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम बैक पिच कहते हैं। यही मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया। ठीक है, फ्रंट पिच मैंने कौन सी बताई है? एक मिनट, देखिए फ्रंट पिच आपको बताता हूं। फ्रंट पिच देखिए, मैंने आपको कहा फ्रंट पिच के मामले में पहली साइड की दूसरी एक्टिव साइड, पहली कोयल की दूसरी एक्टिव साइड, पहली कोयल ये वाली है, इसकी दूसरी एक्टिव साइड कौन सी है? ये वाली है, दूसरी एक्टिव साइड। और दूसरी कोयल की पहली एक्टिव साइड, दूसरी कोयल की पहली एक्टिव साइड ये है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को हमने फ्रंट पिच का है। ये देखिए मैंने आपको बताया, ये पहली कोयल की दूसरी एक्टिव साइड और ये दूसरी कोयल की पहली एक्टिव साइड, इसको मैंने आपको बताया फ्रंट पिच। क्या बताया? फ्रंट पिच। उम्मीद है आप सभी को अब जो है बैक पिच और फ्रंट पिच अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं वाइंडिंग पिच को। देखिए मैं वाइंडिंग पिच को भी आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट, देखिए पहले हम ना एक बार वेव वाइंडिंग में भी देख लेते हैं। ये वेव वाइंडिंग का डायग्राम था ना, वेव वाइंडिंग के अंदर भी हम बैक पिच और फ्रंट पिच समझ लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम टू सेम है। पहली कोयल की दोनों एक्टिव साइडों के बीच की दूरी, पहली कोयल कौन सी है? ये है पहली कोयल, ये है। इस कोयल की दोनों एक्टिव साइड, एक साइड ये होगी एक साइड ये होगी, इन दोनों के बीच की दूरी बैक पिच। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ आपको दिख रहा होगा बैक पिच। ठीक है, और फ्रंट पिच कौन सी? पहली कोयल की दूसरी एक्टिव साइड, पहली कोयल तो ये होगी, इसकी दूसरी एक्टिव साइड कौन सी है? ये वाली। और दूसरी कोयल की पहली एक्टिव साइड ये वाली, तो ये वाली जो दूरी होगी ये कहलाएगी फ्रंट पिच। समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। शुरू में कंफ्यूजन होती है बस, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए अगर आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया ना, फिर आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उम्मीद आपको वेव वाइंडिंग में भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि हम वाइंडिंग पिच को समझते हैं। वाइंडिंग पिच क्या होती है? दो कोयलों की दोनों प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी। वेव वाइंडिंग में पहले हम समझते हैं क्योंकि इसमें समझाना आसान है। देखिए मैंने आपको कहा दो कोयल कौन सी? एक तो कोयल ये होगी और एक कोयल यहाँ से जो आगे स्टार्ट होगी यहाँ पे। एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देख, एक कोयल तो मैंने ये बना दी और दूसरी कोयल ये बना दी। यहाँ पर मैंने कहा वाइंडिंग पिच वो पिच होगी जो दोनों कोयलों के प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी होगी। पहली कोयल ये और पहली कोयल की प्रथम एक्टिव साइड ये वाली, ये है प्रथम एक्टिव साइड। तो एक तो यहाँ पर होगी ये, और दूसरी कोयल की प्रथम एक्टिव साइड ये दूसरी कोयल है, इसकी प्रथम एक्टिव साइड ये वाली है, इसकी कहाँ पर ये बनेगी। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी इसी को हम वाइंडिंग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइंडिंग पिच। और एक बात को ध्यान रखना आपको, जो बैक पिच है उसको हम वाई बी से लिखते हैं और फ्रंट पिच को हम वाई एफ से लिखते हैं, और हम वाइंडिंग पिच को वाई सी से लिखते हैं। वाइंडिंग पिच को वाई सी से लिखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा वाई सी क्या होता है। अगर हम इस लैप वाइंडिंग के अंदर समझे, लैप वाइंडिंग के अंदर प्रथम एक्टिव साइड ये रही और दूसरी कोयल की प्रथम एक्टिव साइड ये रही, इन दोनों के बीच की दूरी ये देखिए ये रही, यहां पर वाई सी बन जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आया गया होगा। और लैप और वेव में इसमें कैसे निकालेंगे हम वाइंडिंग पिच को? वाई सी इज इक्वल टू, मैं पहले यहां पर लैप का लिख देता हूं। लैप वाइंडिंग में बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, और वेव वाइंडिंग के अंदर वाई सी का मान होगा वाई बी
प्लस वाई एफ। ठीक है भाई, ये भी आपको बात, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। वाइंडिंग पिच की कंडीशन में अगर लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर बैक पिच माइनस फ्रंट पिच होगा, और वेव वाइंडिंग के अंदर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच होगा। और इन चीजों का ना आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज ना मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है। कैसे, देखिए वेव वाइंडिंग का ही समझ लेते हैं, क्योंकि वेव वाइंडिंग में आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। वाई सी का मान वाई ये बैक पिच और फ्रंट पिच कैसे जमा करा हमने, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा क्लियर करते हैं आपके लिए। देखिए वाई सी का मान कहाँ से कहाँ तक है, वाई सी का मान है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और फ्रंट पिच का मान यहाँ से यहाँ तक, और बैक पिच का मान यहाँ से यहाँ तक। यानी कि जब हम बैक पिच को और फ्रंट पिच को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कोयल पिच, ये वाइंडिंग पिच बनकर आ जाएगी। क्योंकि इन दोनों के जब वाई बी और वाई एफ को अगर हम जोड़ दें तो वाई सी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और मैंने ये आपको बता दिया किस तरीके से हुआ। आगे हम समझते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग क्या होती है। आप ये तो आपने देख लिया कि लैप वाइंडिंग में ये होगा, वेव वाइंडिंग में ये होगा। लैप वाइंडिंग इस तरीके से बनेगी, वेव वाइंडिंग इस तरीके से बनेगी। ये होती कैसे है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। हम देखिए, जो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों ही ना दो दो प्रकार की होती है। जैसे सिंपलेक्स लैप या फिर सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप या फिर मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग, दोनों ही दो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम समझेंगे लैप वाइंडिंग को। लैप वाइंडिंग क्या होती है, देखिए भाई, ये नीचे बना हुआ है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के सेगमेंट है ये नीचे, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये क्या है, कम्यूटेटर के सेगमेंट बने हुए हैं। और लैप वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहां पर पहली कोयल का अंतिम सिरा और दूसरी कोयल का पहला सिरा अगर एक ही सेगमेंट पर जोड़ दिए जाए, कम्यूटेटर के एक ही सेगमेंट पर जोड़ देते हैं एक साथ, तो वहां पर उसे हम कहते हैं लैप वाइंडिंग। और कौन सी, सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं, जब हम एक पहली कोयल का दूसरा सिरा, पहली कोयल कौन सी, देखिए ये होगी पहली कोयल, यहां से होते हुए ये यहां पर ये होगी दूसरे, एक तो इसका सिरा 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा 2 नंबर सेगमेंट पर जुड़ा हुआ है। और दूसरी कोयल का पहला सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर ही जुड़ा हुआ है। यानी कि पहली कोयल का अंतिम सिरा और दूसरी कोयल का पहला सिरा अगर हम कम्यूटेटर के एक ही सेगमेंट पर जोड़ दें तो हमारे पास वो लैप वाइंडिंग होती है। जैसे दूसरी कोयल का पहला सिरा कहाँ पर, दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, और वो होते हुए यहाँ से होते हुए इस तरीके से गई और कहाँ पर जुड़ गया, तीसरे नंबर पर जुड़ गया। और जो तीसरी कोयल होगी, तीसरी कोयल का पहला सिरा तीसरी पर ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये कोयल आगे बढ़ती रहती है, यहाँ पर चौथी, और जब यहाँ से चौथी कोयल उठेगी तो वो यहाँ से उठेगी 4 नंबर के सेगमेंट से, और वो होते हुए इस तरीके से जाएगी और वो 5 नंबर पर चली जाएगी। और जो पांचवी कोयल होगी वो 5वें नंबर के सेगमेंट से ही उठ जाएगी यहाँ से। इस प्रकार की वाइंडिंग, जो कौन सी वाइंडिंग होती है, इस प्रकार की वाइंडिंग लैप वाइंडिंग कहलाती है। और ऐसी वाइंडिंगों में कम्यूटेटर पिच का मान 1 होता है। यानी कि कम्यूटेटर के बीच में कितनी दूरी है, पहली कोयल के एक ही की दूरी है। यानी कि एक कोयल के दोनों सिरों के बीच में एक कम्यूटेटर का अंतर है। एक पहला सिरा 1 पर जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा 2 पर, और इसी प्रकार से होता है, आगे बढ़ती रहती है ये वाइंडिंग। ठीक है, ये होती है सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग। तो मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या होती है, देखिए इसी डायग्राम में आपको बता दूंगा। अगर हम पहली कोयल का ये जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा, ये हम अगर दूसरे सेगमेंट पर ना जोड़कर इस तीसरे वाले सेगमेंट पर जोड़ देते, कौन से वाले पर, तीसरे वाले पर जोड़ देते, और जो दूसरी कोयल है वो 2 नंबर से उठाकर 4 नंबर पर इसका दूसरा सिरा जोड़ देते, तो ये बन जाती है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। कैसी, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसी प्रकार से ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है, उसी प्रकार से क्वाड्राप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है। एक एक जो आगे बढ़ता रहता है इसमें। ट्रिप्लेक्स में हम 4 नंबर से उठाकर सीधा 5 पर जोड़ देते, क्वाड्राप्लेक्स में 5 से 6 पर जोड़ देते। इस प्रकार से क्या है, ये आगे बढ़ती रहती है सिंपलेक्स। ये मैंने आपको पहले बताई थी, सिंपलेक्स वाली लैप वाइंडिंग। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग होती है, उसके अंदर पोल की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। समांतर पथ की संख्या,
के बराबर होगी। ये किसकी कंडीशन है? ये लैप वाइंडिंग। और ये बात मैंने आपको अल्टरनेटर वाले चैप्टर में भी पढ़ाई हुई है कि जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें पोल की संख्या जो है समांतर पथ की संख्या के बराबर रहती है। और जब हम इस वाइंडिंग को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो एक कोयले हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं। इसलिए इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं भाई। और ऐसी वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि पैरेलल पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो है समांतर वाइंडिंग होती है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो लैप वाइंडिंग होती है ना, ये अधिक धारा यानी कि हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। लो वोल्टेज के लिए, क्योंकि इसके नाम से हमने क्या पता किया कि जो ये पैरेलल वाइंडिंग होती है और पैरेलल में वोल्टेज का मान समान रहता है और करंट का मान जुड़ता रहता है, इसलिए लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल जो है हाई करंट के लिए और लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। इन चीज़ों का आपको रट्टा लगाना नहीं है, इनको आपको समझना है कि अगर लैप वाइंडिंग का नाम पैरेलल वाइंडिंग है तो पैरेलल में जो है वोल्टेज जुड़ती नहीं है। हर एक कोयल में से जाने वाली जो वोल्टेज है उसका मान समान रहता है, लेकिन जो है हर एक कोयल से जाने वाली जो कोयल वो करंट होता है उसका मान जुड़ता रहता है। इसलिए हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग होती है इसके अंदर कम्यूटेटर पिच का मान केवल 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद आप सभी को लैप वाइंडिंग समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं वेव वाइंडिंग क्या होती है। देखिए ये नीचे क्या है, ये नीचे कम्यूटेटर के सेगमेंट जुड़े हुए बने हुए हैं। और वेव वाइंडिंग ना वो वाइंडिंग होती है जहां पर पहली कोयल का एक सिरा यहाँ पर 1 नंबर सेगमेंट पर जोड़ दिया और जो दूसरा सिरा होगा ना वो पूरे 1 पोल पिच की दूरी पर स्थापित किया जाता है। कितने पर? 1 पोल पिच की। लैप वाइंडिंग में हमने क्या देखा कि जो दूसरा सिरा है वो अगले ही सेगमेंट पर जोड़ दिया। लैप वाइंडिंग में हमने क्या देखा? अगला ही जो सिरा वो अगले ही सेगमेंट पर जोड़ दिया। लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता। वेव वाइंडिंग के अंदर जो दूसरा सिरा होता है ना, जो दूसरा सिरा वो लगभग 1 पोल पिच की दूरी के बराबर रखा जाता है। पोल पिच यानी कि पोल पिच के बीच में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, इसलिए वेव वाइंडिंग को काफी स्लॉट्स आगे ले जाकर रखा जाता है। ठीक है भाई, वेव वाइंडिंग आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि वेव वाइंडिंग बहुत ही आसान है समझने में। और वेव वाइंडिंग को है सीरीज वाइंडिंग कहा जाता है। वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल लो करंट और हाई वोल्टेज पर के लिए किया जाता है, और इसका नाम होता है सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि ये जो है एक सीरीज के भांति हमें प्रतीत होती है देखने में। वेव वाइंडिंग भी आपको जो है समझ आ गई होगी। और वेव वाइंडिंग के अंदर ना जो समांतर पथों की संख्या है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर थी, लेकिन वेव वाइंडिंग में अलग होता है। वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या केवल 2 रहती है, पोल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, पोल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है, केवल 2 होती है इसकी संख्या। आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं एवरेज पिच क्या होती है। एवरेज पिच क्या होती है? वाई ए से एवरेज पिच को लिखा जाता है, और ये होता है फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटे में 2। यहां से हम निकालते हैं एवरेज पिच। फ्रंट पिच और बैक पिच को ऐड करके उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारे पास एवरेज पिच निकल कर आ जाएगी। आगे है इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। इलेक्ट्रिकल डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था अल्टरनेटर वाले चैप्टर के अंदर। देखिए पाई थीटा इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी अपॉन टी इंटू थीटा मैकेनिकल। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने का, यानी कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी अपॉन टी इंटू थीटा मैकेनिकल। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 2 पोल वाली मशीन होती है, 2 पोल वाली मशीन होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री का मान बराबर रहता है। किसके अंदर?
दो पोल वाली मोटर के अंदर, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर क्या कर दिया, पोल का मान 2 रख दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर मैकेनिकल थीटा रह जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान मैकेनिकल डिग्री के बराबर आ जाएगा। कब? जब 2 पोल वाली मशीन होगी। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक दो चीज़ और बता देता हूँ, 2 पोल वाले में तो आपको 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल मिलता है। 4 पोल वाली जो मशीनें होती हैं उसके अंदर 760 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। और जो 6 पोल वाली मशीनें होती हैं उसके अंदर 1080 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ये बात आपको आप याद रख सकते हो। यानी कि जब अगर 2 पोल वाली मशीन है तो वहाँ पर 360 डिग्री, 4 पोल वाली मशीन है तो वहाँ पर 760 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 6 पोल वाली के लिए 1080 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। और ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ठीक है, आगे हम समझते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यानी कि जो फेज विस्थापन है वो क्या होता है। यानी कि 2 फेजों के बीच का इलेक्ट्रिकल डिग्री डिस्प्लेसमेंट ही फेज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि हमें पता है जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसके अंदर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर 90 डिग्री का विद्युतिक अंश होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को फेज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सिंगल फेज को 2 फेज बनाया जाता है, जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसके अंदर, और 2 फेज बना करके आया हम उसको स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं। तो वो किसके द्वारा, यानी कि उसके अंदर फेज डिस्प्लेसमेंट यानी कि फेज अंतर होना चाहिए। फेज अंतर कैसे देते हैं हम, उसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिग्री डिस्प्लेसमेंट हम कर देते हैं। यानी कि वैद्युतिक अंश विस्थापन करते हैं हम। और फेज डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गया। और किसी भी 2 फेजों के बीच में इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट करना, इलेक्ट्रिकल डिग्री डिस्प्लेसमेंट करना ही फेज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है भाई, ये था फेज डिस्प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं टर्म्स रिलेटेड टू एसी वाइंडिंग। यानी कि एसी वाइंडिंग के लिए कौन सी शब्दावलियों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फुल पिच मैंने बताया था डीसी मशीनों के अंदर की जाती है और एसी मशीनों के अंदर भी करते हैं। ठीक है, लेकिन डीसी मशीनों के अंदर ना शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच नहीं की जाती। लेकिन जो डीसी मशीनें होती हैं उनके अंदर तो शॉर्ट पिच लॉन्ग पिच नहीं करेंगे। लेकिन जो एसी मशीनें होती है ना, एसी मशीनों के अंदर हम शॉर्ट पिच भी करते हैं और लॉन्ग पिच भी करते हैं। ये पॉइंट हमने पहले ही समझ लिया कि फुल पिच क्या होती है, शॉर्ट पिच क्या होती है और लॉन्ग पिच क्या होती है। अब आप एक बात का ध्यान रखना कि जो शॉर्ट पिच होगी ना, शॉर्ट पिच की कंडीशन में पोल पिच का मान ज़्यादा रहता है कोयल पिच से। पोल पिच का मान कोयल पिच से ज़्यादा रहता है। कब? शॉर्ट पिच में। और लॉन्ग पिच में पोल पिच का मान कम रहता है कोयल पिच से। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है, देखिए पोल पिच और कोयल पिच। देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको पोल पिच बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कोयल पिच बताया था। कोयल पिच में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच क्या होती है। पोल पिच को कौन दर्शा रहा है? पोल पिच को दर्शा रही है ये वाली रेखा। यानी कि हमें पहले फुल पिच क्या होगी, फुल पिच ये होगी। तो शॉर्ट पिच क्या होगी, अगर हमने इसको पहले स्लॉट में डाल दिया, 5 की बजाय इसको 4 नंबर के स्लॉट में हमने अगर डाल दिया तो यहाँ पर ये शॉर्ट पिच हो जाती है। यानी कि पोल पिच तो यहाँ पर अभी 4 है और शॉर्ट पिच कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन हुआ, पोल पिच का मान ज़्यादा हुआ। और लॉन्ग पिच में हमने 5 नंबर के स्लॉट में रखना था दूसरी साइड को, लेकिन हमने क्या है उसको 6 नंबर के स्लॉट में रख दिया। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग पिच किसका, कोयल पिच का मान ज़्यादा हो जाएगा। कोयल पिच का मान 5 रह जाएगा और जो स्लॉट पिच है ये यानी कि पोल पिच है, पोल पिच का मान 4 रह जाएगा। तो यहाँ इस फुल लॉन्ग पिच की कंडीशन में पोल पिच का मान कम रहता है और शॉर्ट पिच की कंडीशन में जो पोल पिच है उसका मान ज़्यादा रहता है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना। शॉर्ट पिच में पोल पिच का मान ज़्यादा रहेगा और लॉन्ग पिच में कोयल पिच का मान ज़्यादा रहेगा। और जब फुल पिच होती है उसके अंदर 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का अंतर होता है। कितने का? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का अंतर होता है। लेकिन शॉर्ट पिच में 180 से कम होगा और लॉन्ग पिच में 180 से ज़्यादा होगा। 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ वाइंडिंग टेस्टिंग। यानी कि जब हम वाइंडिंग कर देते हैं तो उसको कुछ टेस्टों से गुजारा जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो वाइंडिंग है हमने अच्छे तरीके से कर ली है।
जैसे सबसे पहला टेस्ट होता है कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा हम ये देखते हैं कि कोई वाइंडिंग जो है, कोई कोयल ओपन तो नहीं रह गई है, ओपन सर्किट तो नहीं है कोई कोयल। ये हम जो है कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा जानते हैं कि सारी जो वाइंडिंग है अच्छे तरीके से कर रही है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम ये जानते हैं कि कोई कोयल जो है वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गई है, यानी कि दो कोयलें आपस में टच तो नहीं हो गई है। उसके कारण क्या होता है, वहां पर बहुत हाई करंट बहने लग जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ना ग्राउलर परीक्षण भी कहते हैं, ग्राउलर, यानी कि ग्राउलर टेस्ट भी इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम ये जान सके कि कोई कोयल जो है आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गई है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जो उस वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है उसके रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। उसका जो वो है रजिस्टर, वो 1 मेगा ओम से भी ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 1 मेगा ओम तो होना ही चाहिए उसका रजिस्टेंस, ठीक है। बाकी 1 मेगा ओम से ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये इंसुलेशन हम किसके द्वारा मापते हैं, मेगर के द्वारा। जो मेगर होता है उसके द्वारा हम इंसुलेशन के रजिस्टेंस का टेस्ट करते हैं। उसके बाद है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट जो है कोयल ग्रुप के संयोजन को देखता है कि क्या हमने कोयल ग्रुप का संयोजन ठीक तरीके से किया है, यानी कि कोयल ग्रुप संयोजन को सुनिश्चित करता है कौन, पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट एक होता है अनबैलेंस करंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब थ्री फेज मोटर होती है, मान लीजिए थ्री फेज मोटर में हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज देते हैं इसके स्टेटर को। थ्री फेज मोटर के स्टेटर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज देते हैं ताकि इसके अंदर फुल लोड करंट बह सके। लो वोल्टेज देते हैं ताकि इसके अंदर लो वोल्टेज, ताकि इसके अंदर फुल लोड करंट बह सके। और जब हम इसकी तीनों फेसों की जांच करते हैं ना, तीनों फेसों की, तो उसके अंदर तीनों फेसों के अंदर समान मान का करंट बहना चाहिए भाई, समान मान का करंट बहना चाहिए। +- 3% हो सकता है, +- 3% हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है डिफरेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए तीनों फेसों के अंदर। ये होता है अनबैलेंस्ड करंट टेस्ट। एक होता है नो लोड टेस्ट। नो लोड की कंडीशन में क्या होगा, एक मोटर कब नो लोड होगी, जब उसके ऊपर हमने किसी भी प्रकार का लोड नहीं डाला हुआ, यानी कि ये रोटर है और रोटर जो है फ्री घूम रहा है, फ्री रोटर को किसी भी प्रकार के लोड के साथ हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो वो कंडीशन होती है नो लोड टेस्ट। तब हम कौन सा टेस्ट करते हैं, नो लोड टेस्ट करते हैं। और मुक्त रूप से, यानी कि रोटर को मुक्त रूप से घूमने की जांच की जाती है इसके अंदर, और ये निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है, यानी कि रेटेड वोल्टेज पर। जो नो लोड टेस्ट होता है ये रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, ठीक है भाई। दोस्तों यहाँ पर ना अपना चैनल, अपना ये वाइंडिंग वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, वाइंडिंग वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है अपना यहाँ पर। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट है जो इस चैप्टर में समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जो है नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताएंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो वाइंडिंग वाला चैप्टर है थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जब आप इस चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कोयल पिच हो गया, पोल पिच हो गया, एवरेज पिच, फ्रंट पिच, बैक पिच, ये जो है पॉइंट पहली बार समझने में थोड़े मुश्किल रहते हैं, लेकिन जब आप इनको 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आज की क्लास में ना वाइंडिंग वाला चैप्टर खत्म कर दिया है हमने, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे केवल 4 से 5 ही चैप्टर बाकी है, और हमने अपना सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपका दोस्त कोई है जिसका भी सीटी जो परी है क्लियर हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है, और वो एएलएम की तैयारी करना चाहता है, एएलएम या फिर एसए की तैयारी करना चाहता है, तो आप उसको हमारे इस बैच के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, और ये कोई भी देख सकता है। हमने यूट्यूब पे जो है पब्लिक किया हुआ है इस पूरे बैच को, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है वो हरियाणा एलएमएसए की तैयारी करना चाहता है, तो आप उसे हमारा इस बैच के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जो काफ़ी बच्चे जो है सीटी परी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे तैयारी करने के लिए, लेकिन अब जो है वो रिजल्ट आ चुका है, और अभी केवल आपके पास 2 महीने का टाइम है।
ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 महीने का टाइम है। अब जो HSSC सीईटी की जो सीईटी मेंस के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी और उसमें आपको बताएगा कि ALMSA की कितनी पोस्ट निकलेंगी, ठीक है। और फिर आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा मेंस के लिए। फॉर्म फिल होते ही आपका जो है एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा HSSC, क्योंकि आपने देखा था जो सीईटी प्री का टेस्ट प्री का जो फार्म है वो 15 दिन का हमें टाइम दिया था फॉर्म भरने के लिए, और एग्ज़ाम लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया हमें, ठीक है। कई बच्चों की तो जो है तैयारी भी नहीं हो पाई थी। लेकिन जिन बच्चों ने सीईटी प्री का एग्जाम देते ही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ना, अब उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, उनको कम से कम 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था 4 से 5 घंटे तो हमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को देने ही पड़ेंगे, जब भी जो है हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को समझ सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट रहता है। क्योंकि अभी तक हमने मैथ पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ी, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हमारे लिए एक नया चैप्टर रहता है, नया, ठीक है, नया वो रहता है सब्जेक्ट। तो इसलिए इस जो है सब्जेक्ट को हमें 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे डेली, जब जो है हमारा ALM या फिर एसए का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि अब की बार जो है कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। अब की बार जो है 8.25 लाख बालकों ने 8.25 जो बच्चे हैं उनका सीईटी परी का टेस्ट पास हुआ है। पिछली बार 3.5 लाख के आसपास थे, लेकिन अब की बार क्या है 8.25 लाख के आसपास जो है बच्चे सीईटी परी के टेस्ट को पास क्वालिफाई कर चुके हैं। इसलिए अब की बार जो है कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी को है जो बहुत अच्छी करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सके, ठीक है भाई। आज की क्लास में जो इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।